चुका है दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो का। हिंदुस्तान में वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि आज विजयदशमी के मौके पर संघ के दफ्तर में शस्त्र पूजा की गई और शस्त्र पूजा के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित करते हुए देश विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। भागवत ने आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं और इन लोगों का मकसद ही अलगाव और टकराव पैदा करना है। इतना ही नहीं, भागवत ने हिंदुओं को एकता संदेश भी दिया। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी के मौके पर आज आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में शस्त्र पूजा की गई। दशहरे के दिन ही 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। इस मौके पर अपने संदेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज और देश को एकजुट करने का संदेश दिया। भागवत ने कहा कि अगर देश को मजबूत और विश्व गुरु बनाने की तरफ फिर से ले जाना है तो समाज और देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। मोहन भागवत ने बिना नाम लिए कुछ लोगों पर देश और समाज को तोड़ने का आरोप लगाया। भागवत ने कहा कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को खड़े होते नहीं देखना चाहते। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, अपना उल्लू सीधा करना। अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। मोहन भागवत ने इशारों इशारों में हिंदुओं को एकजुट होने की बात भी कह दी। हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है पूजाएं एक दो बाहर से भी आई हो, दिखने में हम अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों को यहां एक होने की बात ही नहीं है, जो पहले से एक थे और जिनमें ये सारी विविधता का पूर्ण स्वीकार पहले से था। ऐसे हम एक लोग हैं, अपनी एकता के इन 3 सूत्रों को भूल गए, इसलिए आज आपस में हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। वो भूलना और अपनी एकता को याद करना, ये करेंगे तब हम जुड़ेंगे। उसी आधार पर हमको फिर से जुड़ना है। पहले ये सब ठीक हो, बाद में हम एक होंगे, ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि ये सब ठीक नहीं। इसका कारण हमने उस अपनेपन को भुला दिया, यही है। इधर भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए भागवत को इंडी गठबंधन को समर्थन करने की बात कही। मोहन राव भागवत जी ने इंडिया का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। अगर भिन्न विचारों की बात मोहन राव भागवत जी कर रहे हैं, सरसंघ चालक कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए जब जब देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ है, हमला हुआ है, तो भिन्न विचारों के लोग देश हित के लिए एक साथ आकर एक जंग छेड़कर देश को उन्हें बचाया है। इमरजेंसी में सरसंघ चालक उस वक्त के बाला साहब देवरस
जेल में बंद थे, सभी भिन्न विचारों के लोग ही जेल में बंद थे। और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी ये भिन्न विचारों के लोगों ने एक साथ आकर जनता पार्टी का निर्माण किया था और तानाशाही का पराभव किया था। भागवत ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि देश की एकता जरूरी है और भारत माता का गुणगान हर देशवासी को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देश की एकता जरूरी है और हर हिंदुस्तानी को भारत माता की जय का गुणगान करना चाहिए। देश की को आगे लेकर जाना है तो एकजुटता के साथ आगे लेकर जाना होगा। ये मोहन भागवत ने आज अपने खास तौर से संबोधन में कहा, लेकिन उनके जो वक्तव्य रहे अब उस पर सियासत होती हुई नजर आती है। करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी समय हमारे साथ में, इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दानिश कुरैशी आपसे करना चाहूंगी। मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर जब अपना संबोधन कहा तो उन्होंने जो कहा है, मैं आपको शब्दशः बताती हूँ, देश को मजबूत और विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर जाना है तो सभी को एकजुट होना होगा, देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। अगर ये बयान देश को आगे या देश की प्रगति को दर्शाता है तो उसमें आपत्ति नजर आती है क्या विपक्ष को भी? देखिए, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने आज जो कुछ भी बोला है उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें कही है, राजनीति को भी लेकर कही है। लेकिन हमारा तो सबसे पहला सवाल ये है कि जिस एकता की, जिस एकजुटता की, जिस भारतीयता की वो दुहाई दे रहे हैं, मेरा तो सवाल आज आपसे ये है कि अभी जस्ट आप स्क्रीन पे दिखा रही थी कि आज संघ सुप्रीमो की तरफ से दशहरा के दिन सशस्त्र पूजन किया गया। तो आज तक मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सशस्त्र जो पूजन जो हुआ है, ये शस्त्र किसके थे, कहाँ से आए, इसका जब रजिस्ट्रेशन, अरे देखिए बीच नहीं, मैं एक्चुअली आपको यहाँ पर दुरुस्त करना चाहूंगी। शस्त्र पूजन क्या होता है, शस्त्र पूजन का महत्व क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप नहीं, क्योंकि देखिए पहले अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे दानिश कुरैशी तो हम चर्चा क्या करेंगे। मैं चाहूंगी जरा स्वामी चक्रपाणी आपको ये बताएं कि स्वामी चक्रपाणी जी, दशहरे पर शस्त्र पूजन क्या होता है और RSS में शस्त्र पूजन का महत्व क्या रहता है। नहीं, दानिश कुरैशी, मैं आपको इसीलिए यहाँ पे दुरुस्त करना चाह रही हूँ क्योंकि आप बेस अगर गलत रखेंगे तो दिशा ही बदल जाएगी चर्चा की। ठीक नहीं है नैना जी, बात ठीक नहीं है, बात खत्म नहीं करने देंगे। दिस इज नॉट फेयर, ये बात ठीक नहीं है नैना जी, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, मैं आपको इसके बाद में पूरा मौका दूंगी। मुझे ये बताइए, आपकी बारी अपने घर में ठीक है दानिश कुरैशी, इसके बाद में मैं जब सवाल पूछूंगी पूरा होगा। पूजा करो। देश के उप मुख्यमंत्री मौजूद है, ये सवाल नहीं कोई कर रहा आज। और आज ठीक है ना दानिश जी, एक एक करके पहले उनकी जवाब बात सुन लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, बस शस्त्र पूजन का बता दीजिए जल्दी से, फिर मैं दूसरे का रुक करती हूं। अरे शस्त्र पूजन की बात नहीं है, कानून। अरे भाई बीच में क्यों? दानिश कुरैशी सुन लीजिए, ऐसे टाइम हो जाएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है कुछ देर के बाद में, फिर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। जी स्वामी चक्रपाणी जी। दानिश जी, आप मुझे बोलने दो भाई, मुझे मौका दिया है नैना जी ने, आपको नहीं दिया है। स्वामी चक्रपाणी मैं हूँ, आप नहीं हो दानिश जी, थोड़ा मुझे बोलने दो भाई। बोलिए। सुन, मुझे नहीं, अरे बोलने दो यार। जी आप बोलिए। क्यों अच्छी बात नहीं है। दशमी के दिन अपने अंदर के रावण को जागृत कर रहे हो, अपने अंदर के रावण करो भाई, सुनो मेरी बात। मुझे ये बताइए कि आप अपने घर में लाके हथियार। अरे दानिश कुरैशी जी, चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी, वक्त का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्वामी चक्रपाणी जी से सवाल पूछे, सुन तो लीजिए उसका जवाब। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही, क्लियर सुनाई दे रही है। दानिश कुरैशी जी सुनो मेरी बात। एक तो सबसे पहले नैना जी, आज विजयदशमी है, विजयदशमी दशहरा की आपको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। दानिश जी, अपने अंदर के रावण को मारिए। हमारी सनातन धर्म शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करती है, शस्त्र में जयते भी और शास्त्र में जयते भी, क्योंकि शास्त्र की हम पूजा करते हैं ताकि ज्ञानवान हो, और शस्त्र की पूजा इसलिए करते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो, किसी अन्याय, किसी गरीब पे अन्याय न हो, हम हमेशा राष्ट्र के लिए जागृत रहे। इसलिए आज दशहरा के दिन हर सनातनी, हर हिंदू और हर भारतीय को शस्त्र की पूजा करना चाहिए, और हमने भी आज
भी किया। सवाल इस बात का आपको क्यों आपत्ति हो रहा है? आपत्ति तो अधर्मियों को होना चाहिए, रावण वृत्ति वाले को होना चाहिए। अपने अंदर के रावण को मारने की आवश्यकता है दानिश जी, अपने अंदर के रावण और कंस को मारिए। ऐसे डिबेट खराब करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे बैठ के वैचारिक बात करिए। जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कही है वो तो सद्भावना की बात बोल रहे हैं, वो तो सबको विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, जो सनातन का मूल है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे ठीक है। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् का सिद्धांत को करता है। ठीक है, यानी ठीक है सभी- स्वामी चक्रपाणी जी, दरअसल सभी- मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही उद्देश्य था कि विजयदशमी पर अगर शस्त्र पूजन होता है तो बार बार अगर ये सवाल होता है, दानिश जी ने भी बोला कि भाई आखिर कैसे शस्त्र पूजन होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? शस्त्र का मतलब सिर्फ बंदूकें या फिर कट्टे ही नहीं होता, शस्त्रों में उसमें लाठी डंडों का भी जो है आप देखेंगे पूजन में वो तस्वीरें भी आती हैं। लेकिन आज आखिर जिस तरह से बयान सामने आया है उस बयान के मायने क्या है और विपक्ष को क्यों आपत्ति? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयदशमी के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी मोहन भागवत का बयान आया और इस दौरान उनके बयान पर अब सियासत गर्मा चुकी है। आरजेडी सांसद ने मोहन भागवत के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का कहना है कि संघ प्रमुख ने सरकार को चेताया है। और एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख से सुना, क्या गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी आउटसोर्स कर दी? हैज ही बिकम द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन? अगर ये सरकार की ओर से बयान आता हम इसे बहुत गंभीरता से लेते, लेकिन ये बयान सरकार से नहीं आया, संघ प्रमुख से आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो मेरे लिए तो ये चिंता का विषय है कि अगर बाहरी हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए अभी तक? उस पर तो मोहन भागवत जी ने टिप्पणी नहीं की। बहुत सारी बातें वो करते हैं सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख जी, लेकिन उनसे मैं पूछूं देश मजबूत कैसे होगा सर, अगर सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदल रही है? असमानता के लक्षण हर संस्थान में दिख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने ऐसे ताकतों को उजागर किया है जो ताकतें सांस्कृतिक मार्क्सवाद के नाम पर इस देश की जड़ को कमजोर करना चाहती हैं। ये वे ताकतें हैं जो विघटनकारी और भारत विरोधी लोगों का एक गठजोड़ है। यह गठजोड़ सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, भारत के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों को अलग अलग संदर्भों में उठाकर भारत की प्रगति को और भारत का जो वैचारिक औपनिवेशवाद से मुक्ति का एक यज्ञ है उसे रोकना चाहते हैं। मोहन भागवत जी ने देश को चेताया भी है, देश को सावधान किया है और ऐसी ताकतों को एक चुनौती दी है। तो मोहन भागवत ने देश को चेताया है, ये कहना है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ ये भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, खासतौर से इंडी गठबंधन को लेकर। मेरे साथ में जो खास मेहमान है एक बार बता दूं, अवनीजेश जी हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हैं, मुमताज आलम रिजवी हैं और दानिश कुरैशी। ब्रेक पे पहले मैंने सवाल पूछा था, हालांकि नाराज के बाद में वो अब डिबेट छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब मैं सवाल चाहूंगी मुमताज आलम रिजवी, आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए। देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को खड़ा नहीं होने देना चाहते। ये बात कई बार अलग अलग मंचों से कही जाती रही है। आज जब अगर एक बार फिर से देश की एकजुटता पर बात होती है तो विपक्ष या फिर अन्य कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आपत्ति नजर आती है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भी विजयदशमी की सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, अपने तमाम देशवासियों को भी और देश से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको। जो भी अच्छी बात है मैं समझता हूं उसका स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हमारी बातें ही बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, अभी मनोज झा जी ने उठाया कि ये ठीक है कि मोहन भागवत जी बड़ी अच्छी बात करते हैं, तो सरकार ने भी सबका साथ सबका विकास की बात की थी, लेकिन सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, उस पर अमल कितना होता है। दलितों की मॉब लिंचिंग होती है, अकलियतों की मॉब लिंचिंग होती है, खुल्लम खुल्ला जो है मुसलमानों को उत्तराखंड में हो या हिमाचल में हो भगाने की बात होती है। तो अच्छा, ये भागवत जी को क्लियर करना पड़ेगा। चश्मे से क्यों नजर आता है? लेकिन मुमताज आलम रिजवी, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ एक चश्मे से क्यों? नहीं, अगर आप एक चश्मा नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक चश्मा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कौन तय करेगा कि वो कौन ताकतें हैं
जो विभाजनकारी ताकतें हैं, ये तो कम से कम सरकार इसको वो जांच करके पड़ताल करके इसको तो तय करे। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, जब एक्शन होता है तो उसके बाद में फिर एक ही एक तरह से राग, माइनॉरिटी का राग लेकर हम देखते हैं कि कई बार लोग मोर्चा बुलंद करने लग जाते हैं। दानिश कुरैशी जी भी जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी जी, नाराजगी मुझे लग रहा था आपकी नजर आ रही थी, लेकिन ठीक है, पर्व का मौका है, जरा मुस्कुराइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे, फिर मैं अपनी जय जी का रुख करूंगी। बात ये है, नहीं बात ये है नैना जी कि मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले ही आपने बीच में उसको इंटरप्ट करके बात घुमाने की जो कोशिश की, मुझे उससे परेशानी है। सुनिए मैं आपको बताऊं। देखिए, मैंने सबसे पहला ये सवाल पूछा कि आज दशहरे का दिन है, अच्छी बात है भाई, जिसके जो धर्म के तरीके हैं उनको फॉलो करना चाहिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मेरे घर में मैं पिस्टल की शस्त्र पूजा पिस्टल ला के रख दूंगा तो क्या आप इजाजत देंगी? तो मुझे उसके कानूनन तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, इंटरप्ट मत करिए, क्या परेशानी है बोलिए, यही परेशानी है, मुझे ये बताइए, बात सुन लेते हैं। दानिश कुरैशी क्या कहना चाह रहे, हो सकता है उनका बोलने का कुछ मतलब अलग है। पिस्टल सरेआम लहराता है, दिल्ली दंगे का रजिस्ट्रेशन अगर है तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए। स्वामी चक्रवर्ती जी कहाँ चला गया था? क्या बोलते हैं, अवस्थी साहब भी हैं, वो मुझे बता दें क्या रजिस्ट्रेशन है तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। आपके पास रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। ठीक है, अभी हम डीरेल हो रहे हैं, प्लीज डिबेट का जो मुद्दा है उससे डीरेल हो रहे हैं। वक्त की कमी होती है, उस वक्त को समझते हुए। अब आप तय करो। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है, दानिश कुरैशी जी की बात पूरी सुन लेते हैं, वरना फिर से हम हथियार और लाइसेंस पर आके उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अब सवाल आगे खड़ा रहता है कि देश की ताकतें कौन है, जो देश में कौन ताकतें हैं जो इस तरीके की गतिविधियां कर रही हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, देखिए आज के दिन मोहन भागवत जी से जो देश की अपेक्षा थी वो ये थी कि जिस तरह से मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उस पर उसका स्टैंड फॉर्म होना चाहिए था। दूसरा सवाल उनका ये होना चाहिए कि ट्रेन के अंदर में जिस तरह से एक आतंकवादी ने पुलिस जिस तरह से लोगों को करके बात पूरी हो जाने का नाम दिया उसने, इस पर सवाल पूछना चाहिए था। मोहन भागवत जी को इस पे सवाल पूछना चाहिए, बजाय इसके उन्होंने दूसरी बहुत सारी बातें की। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जो वाकई में देश को विभाजनता की तरफ ले जा रही है। और कौन है वो लोग जी? देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती। एक एक करके प्लीज स्वामी महाराज जी, प्लीज चक्रपाणी महाराज जी, एक एक करके, किसी की बात कोई भी हमारा व्यूअर, कोई दर्शक समझ ही नहीं पाएगा। इस तरह से नहीं होता स्वामी जी, आप समझिए मेरी बात। मुझे ये बताइए, क्या देश के अंदर में ट्रेन में कि हिंदू सदियों से जो शस्त्र पूजन करते आए हैं दशहरा को, वो करे कि नहीं करे ये तय करेंगे। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं अपनी जय जी का भी रुख करूंगी। प्लीज सवाल का जवाब ले लेती हूँ। दानिश कुरैशी क्या बोली सुन लेते हैं जी। हाँ, देखिए, अब सवाल ये, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम किसी, अरे हमारे हिंदू महाराज जी, प्लीज स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप नैना जी बताओ, आज दशहरा का पर्व है, आज शस्त्र पूजन किया जाता है। वही तो बात है, शस्त्र पूजन की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्लीज दानिश कुरैशी जी बात पूरी कीजिए, अब विजय जी का मैं रुख करूंगी। ऐसे पूरी डिबेट डीरेल हो रही है। स्वामी महाराज जी प्लीज, चक्रपाणी महाराज जी प्लीज। देश में उम्मीद की जो लहर, देश में जो उम्मीद की लहर बननी चाहिए थी मोहन भागवत की तरफ से, तो ये थी कि जो ट्रेन की घटना घटी है उस पर उनका सवाल उठता कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई और उस पर जो रिएक्शन आना चाहिए था, उसका सवाल उठना चाहिए था। उस सवाल ये उठना चाहिए था कि जिस तरीके से नासिर और जुनैद को राजस्थान में मारा गया, इस पर सवाल उठना चाहिए था। यही वो चीजें हैं जो आपको एक तरफ ले जाएंगे, एकता की तरफ ले जाएंगी। अगर आप अपना स्टैंड अगर जो अलग अलग तरीके से नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सवाल उस पर भी क्यों नहीं उठना चाहिए दानिश कुरैशी, जब हिंदुस्तान में रहते हुए भारत के टुकड़े होने की बात होती है। यहाँ पर धर्म विरोधी जिस तरह से हम देखते हैं कि बयानबाजी होती है, भड़काऊ बयानबाजियां की जाती हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर ऐसी ताकतों पर एक्शन लेने की बात होती है तो फिर क्यों शिकायत होती है? नहीं, देखिए, देश विरोधी कोई भी ताकत किसी भी रूप में है, उसका खंडन होना चाहिए, उसकी मुखालिफत होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। ठीक है, मैं चर्चा जारी रखूं, लेकिन मोहन भागवत के बयान पर एक जो रिएक्शन है कांग्रेस की तरफ से, उनका कहना है मोहन भागवत ने पीएम की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का ये बयान है। भागवत ने मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। मणिपुर मुद्दे पर केंद्र सरकार को विफल उन्होंने कहा है। पूर्वोत्तर में घुसपैठ पर भागवत ने सवाल उठाए। ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई की आलोचना उन्होंने दुर्गा पूजा के दिन कर दी, दशहरे के दिन कर दी, विजयदशमी के दिन कर दी। अगर
9 साल 9.5 साल हो गए। जिन पूर्वोत्तर राज्यों को जन्म दिया था इंदिरा गांधी ने, 7 बहनें बनाई थी, आज अगर उसमें सीमा पार करके कोई अंदर घुसकर आतंकवादी और बाहरी शक्तियां देश के अंदर दंगे करा रही हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मोदी सरकार तो असफल हो गई। वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं रोक पाई, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, तो ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के फेल्योर की बात है। अभी तक तो बात चल रही थी कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जाने, पर आज मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि सीमाओं की रक्षा करना उसी का कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य पूरी तरह असफल रही। तो सुना आपने कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी, मैं आपसे चाहूंगी जरा इस बात को समझाइए। मोहन भागवत ने देश की एकजुटता की बात कही, या जो भी उनकी तमाम तरह से जो अलग अलग मुद्दों पर रिएक्शंस रहे, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री की विफलता को उनके बयान दर्शाते हैं और ये बताते हैं चाहे मणिपुर हो या फिर अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार विफल रही है। सवाल खड़े कर रहे हैं मोहन भागवत। नैना जी, अब प्रमोद तिवारी की समझ पर मैं अगर कोई सवाल करूं तो आप लोग कहेंगे कि ऐसे ये इस भाषा का उपयोग मत करें। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि गृह मंत्री 3 दिन रहे और बाकी दूसरे गृह राज्य मंत्री तो 15-20 दिन तक वहां पर रहे। सरकार को जो करना चाहिए था उन्होंने किया, लेकिन इनके कानों में जो सीसा घुला पड़ा है उसका क्या किया जाए। अब मतलब हद, झूठ बोलने की भी हद होती है। अगर समझ में नहीं है तो मत बोलो, चुप रहो। बात बड़ी सी है नैना जी कि आज वो कह रहे हैं जो 7 सिस्टर्स बनाई थी उसमें मणिपुर में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, महीनों तक। एक दिन में सैकड़ों लोगों की हत्याएं होती थी वहां पर। दंगे का ये हाल था वहां पर। आपको याद है कि असम में क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि वहां पर असम की तेल पाइपलाइनों में तेल जम गया था। कई महीनों तक उसको ठीक करने के बाद वहां से तेल आना शुरू हुआ था। यह भारतवर्ष का इतिहास शायद नई पीढ़ी को भी मालूम नहीं होगा। ये जी बर्मा में अंदर जाकर के वहां पर किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां के आतंकवादियों को मारा जाकर के भारत की सेना ने इसी सरकार के समय। बिल्कुल अवनीश जी, और हमने देखा है कि क्या वो दौर रहा वाकई में। वहां पर लोग, दूसरे जो अन्य प्रदेशों के लोग थे, वो शाम के अंधेरे के बाद भी शायद घर से निकल नहीं सकते थे, या वहां के जो लोग खुद रहवासी थे उनके लिए किस तरह की थी। लेकिन सर, मैं समझना चाह रही हूँ खासतौर से मोहन भागवत के बयान को लेकर एक अलग तरह से हो हल्ला है। हमने देखा खासतौर से इंडी गठबंधन की तरफ से, भाई संजय राउत कह रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बन जाएं और इस तरह से देश में एकजुटता की बात करें। यही बात मेरे जो पैनलिस्ट है दानिश कुरैशी, मुमताज आलम रिजवी भी सवाल खड़े कर रहे हैं उनके इस बयान पर। नैना जी, बड़ी साफ सी बात है, जिसने भी सुना है वो भाषण, और मैंने वर्बटम वो बता दिया कि उन्होंने कहा कि भारत के गृह मंत्री वहां हैं। लेकिन बात यह है कि जिस व्यक्ति को सिर्फ झूठ पर करना हो, इन्हीं लोगों की तरफ उन्होंने कहा मंत्र विप्लव, एक नैरेटिव बनाओ, विमर्श बनाओ। कहां से? चीन से पैसा लेकर के, उससे समझौता करके, जॉर्ज सोरेस से पैसा लेकर के। अभी न्यूज क्लिक वाले पकड़े गए ना, पकड़े गए यहाँ पर कि तुम कहो कि चीन में तो बहुत कोई कोरोना नहीं है, हिंदुस्तान में कोरोना है। हिंदुस्तान 200 करोड़ लोगों को, और ये अभी दानिश कुरैशी कहेंगे कि जनसंख्या 140 करोड़ है तो 200 करोड़ लोगों को कैसे लग गई? भैया 2 बार लगी। मैं पहले बता दूं कि 200 करोड़, अगर एक गांव में 4 व्यक्ति रहते हैं तो उन 4 व्यक्तियों को भी जाकर के वैक्सीन लगी है। पूरा विश्व स्तब्ध है इस बात पर जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी गई है। जवाब दूंगा पर भैया मैं बीच में नहीं बोला था ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। आप उठ करके भी चले गए, वापस भी आ दानिश जी जवाब लूंगी, पहले पूरी बात मैं, आप उठ करके भी चले गए, वापस भी आ गए, मैं तब भी नहीं बोला था। ठीक है ना? तो अब इंतजार करती है आप अपनी बात पूरी रखें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट बता दूं कि मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है। भागवत के बयान को लेकर केंद्र को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता विवेक सालिस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जिस तरह से इंडी गठबंधन को लेकर ये कहा जाए कि भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि अपनी सबका एक मकसद है अपना उल्लू सीधा करना, और अब उसकी बात प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा होगा जो हिंदुस्तान को खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहता है। और ये बात भी नहीं है कि जब से भारत आजाद हुआ है भारत खड़ा हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जो भी सरकार थी उसने भारत को खड़ा करने का
काम किया है। और भारत को तोड़ने का कौन काम कर रहा है? भारत को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और पुरजोर तरीके से किया है। आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 80-20 की बात किसने की थी, या आप माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को देखें तो उन्होंने कहा था हम लोगों को तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ईद और दिवाली की बात की थी, किसने की थी? शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने की थी? तो इस तरह के बयान देके भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत फैलाने का काम किया और भारत को तोड़ने का काम किया। तो देश में नफरत फैलाने का और तोड़ने का काम किया है। अवनीश जी प्लीज आप 20 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं दानिश जी का रुख करूंगी। जी नैना जी, विवेक साइलेस से मैं यही कहूंगा कि वो जो आईपी सिंह ने राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा है उस पर जवाब दें पहले। जो उन्होंने कहा है ना राहुल गांधी जी के बारे में, वो तो यहाँ मैं बोल भी नहीं सकता जो उन्होंने लिखा है। आईपी सिंह ने, समाजवादी पार्टी के नेता है। बात बड़ी साफ सी है, मोहन भागवत जी की बात को जो समझ में आती है सबको आती है। जी। अभी ये सब आरएसएस को बैन लगाने की बात करेंगे और अभी आज ये कह रहे हैं कि देखो इसकी आलोचना की, उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के भीतर हैं ऐसे लोग जिन्होंने आज वो लोग पार्टी में हैं जिन्होंने 1962 में, नैना जी पूरी बात कर ले दीजिए, जिन्होंने 1962 में भारत की सेना को रक्तदान करने से मना कर दिया था। ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत की फौज को, भारत की सेना को रक्तदान करने से मना कर दिया था और आज यहाँ पर बैठ करके भारत की एकता की सुरक्षा की बात करते हैं। अवनीश जी आप ही की बात पे कुछ कह रहे हैं। दानिश कुरैशी और मुमताज आलम रिजवी जी। देखिए आप नैना जी, प्रश्न सवाल क्या है कि अवस्थी साहब ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की। उन्होंने ये बताया कि चीन से कैसे पैसा आता है, विदेश से कैसे पैसा आता है, वो सारी बातें ली। शायद हो सकता है, मैंने नहीं कहा ये न्यूज है, अरे ये मैंने नहीं कहा भैया, ये जांच एजेंसी ने बताया। आरएसएस के पास कहां से पैसा आता है? आप कह रहे मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये जांच एजेंसी ने बताया है। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करते भाई? क्यों आप नहीं बताते कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है? आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब करेंगे ना। तो दिक्कत क्या है कि बाकी सारे लोगों की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अच्छी बात है, लेना ही चाहिए। देश का लास्ट रिएक्शन मुमताज आलम रिजवी प्लीज, मुझे ब्रेक पर जाना है। लास्ट प्लीज 20 सेकंड में जवाब दीजिए। जी मुमताज आलम रिजवी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बातें कर रहे हैं, सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। और दूसरा बैन की बात कर रहे हैं, 3 बार तो आरएसएस पर बैन लगा, क्यों बैन लगा था? क्या ये जवाब देंगे क्यों बैन उन पर लगाया गया था? दूसरा ये कि आप अभी चीन की बात कही कि वहां से फंड और ये फंड, आरएसएस को कहां से फंड मिलता है बताइए? कौन फंड देता है आरएसएस को? ठीक है, देखिए कई तरह के सवाल है जो जरूर यहाँ पर उठते खड़े हुए नजर आते हैं और मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी गहमा गहमी भी नजर आ रही है। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए